मोहतरम सदर मजलिस, स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन और सामने तशरीफ़ फरमा ख़वातीन व हज़रात और बादशाह खान के सिपाहियों, वैसे तो मुनासिब नहीं था कि जब बादशाह खान और वली खान की ज़ात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें कोई और बात की जाए, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ कि उनका जिक्र तो होता है, लेकिन साथ साथ हर कोई अपनी अपनी सफाई भी देता है और हर कोई अपना अपना सौदा भी साथ साथ भेजता है। तो मैं भी आज इस गुस्ताखी का एतराफ़ करूँगा। और दूसरा, जो खादिम साहब ने उनके अशार सुनाए कि साज तब साज वायम को गल तब गल नवायमा, तो आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि गल को गल भी कह दूँ। और उसमें मैं एडवांस में एमल अली ख़ान साहब से भी माजरत करना चाहता हूँ। उन्होंने इज़्ज़त से नवाजा है तो ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन चूँकि अगर अब भी हम गल को गल ना कहें तो मेरे ख़्याल में फिर हमारे हाथों से बहुत कुछ निकल जाएगा। अलबत्ता सबसे पहले तो मैं उस अजीम हस्ती का तज़किरा करना चाहूँगा। वैसे तो यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने खादिम साहब की तरह या बाकी जो सामने बैठे हुए हैं कि बादशाह खान की शख्सियत और उनकी तालीमात से मुतालिक तहक़ीक़ में उम्रें गुजारी हैं और उस सिलसिले में हम उनके शागिर्दों के शागिर्द भी नहीं हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने उनकी सोहबत से बराह रास्त इस्तिफ़ादा किया है और मेरे मोहतरम शाही सईद साहब के साथ वो 90 मॉडल NPO वाले नहीं हैं, बल्कि वो शुरू दिन से बादशाह खान के साथ रहे। तो उनकी मौजूदगी में उनकी ज़ात से मुतालिक मेरी बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन चंद जो एक तालिब इल्म की हैसियत से उनकी शख्सियत में जो इनफरादियत मैंने महसूस की है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और पहला मेरा तज्ज़िया ये है, और ये मेरा पूरा दानदाराना और मसलहत से पाक राय है कि इस धरती पर वैसे तो हर कोई इनकलाबी होने का दावा करता है, लेकिन जो चंद एक हकीकी इनकलाबी आए थे उसके सरखील बादशाह खान थे। और उसकी वजह है क्योंकि इनकलाब के बारे में ये हमारे दीन ने भी कहा था कि वो अपनी ज़ात से शुरू होता है। इस वक्त हमारे जितने भी इनकलाबी है, मसलन एक इनकलाबी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वो दूसरों के सामने तो रियासत मदीना नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उसके करीब भी ले जाना नहीं चाहते। कोई दूसरा होता है वो गरीब का जिक्र तो करता है, लेकिन खुद अपनी ज़िंदगी में गरीब को करीब आने नहीं देता। तो ये बादशाह खान थे हकीकी मानों में कि जो इनकलाबी शख्सियत थे और जो वो दूसरों से करवाना चाहते थे, तो उन्होंने हर चीज़ का आगाज़ अपनी ज़ात से किया था। वो मसलन दूसरों से कुर्बानी नहीं मांगते थे। आजकल के इनकलाबी अपने सेकंड टियर से कुर्बानी मांगते हैं या अपने कारकुनों से कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन खुद या लंदन भाग जाते हैं या बनीगाला में बैठ जाते हैं या कोई और धंधा शुरू कर देते हैं। लेकिन बादशाह खान ने अपने कारकुनों और अपनी कौम को आजमाइश से बचाया और हमेशा अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया, अपने आप को जेल के लिए पेश किया। तो एक ये उनकी इनफरादियत है कि मैं समझता हूँ कि वो
हमारे कायदीन की लौट में या जो हमारे माजी में लोग गुजरे हैं, तो उन चंद हकीकी इनकलाबियों के सरखील थे जो अपनी ज़िंदगी उन्होंने बदली थी और उसके बाद दूसरों की ज़िंदगी उन्होंने बदल देने की कोशिश की थी। दूसरी इनफरादियत उनकी ये थी कि वो कौमी नहीं बल्कि आलमी सतह की सियासत करते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सियासत में गरीब आ जाते हैं और दिनों में अमीर बन जाते हैं। ये हमने वाहिद एक रहबर सियासतदान देखा था और ये उनकी इनफरादियत थी कि वो खान आप अशनगर के साहबजादे थे, वो जदी पुश्ती खान थे, लेकिन वो अपनी कौम की खातिर फकीर बने। सियासत में आने के बाद वो अमीर नहीं बने बल्कि वो फकीर बने, और ऐसे फकीर भी नहीं बल्कि उनका लिबास, उनका खुराक, उनकी तर्ज गुफ्तगू, उसमें जो इज्जत था, उसमें जो इनकिसार था। इधर लोग आज ये अभी हमने ये पिछले 5 सालों में तो ये बहुत नज़ारा किया कि माजी में हमारी तरह कोई किसान का बेटा था, कोई उसका बेटा था, उसने कुछ चीज़ देखी नहीं थी, और वो जब सियासत में आ जाता है तो गाड़ियों की कतारें भी होती हैं, माल की रेल पहल भी होती है, नौकर चाकर भी होते हैं, उसकी बातों में भी एक तकब्बुर आ जाता है। लेकिन ये खान अब अशनगर के बेटे थे और अशनगर के खान थे कि जिसको अपने बेटे भी मलंग के नाम से याद करते थे, वो उसके बाद मलंग बने। उसके बाद उसकी गुफ्तगू में आजिज़ी आई, कभी उनकी गुफ्तगू में लोगों ने तकब्बुर नहीं देखा। वो अलग बात कि मास्को के हुक्मरान हो या फिरंगी हो या पाकिस्तान के हुक्मरान हो, तो उनके सामने कभी उनका लहजा नहीं लड़काया, लेकिन अपनी कौम के सामने, अपने लोगों के सामने वो इज्जत का नमूना थे, वो इनकिसारी का नमूना थे, वो फ़क्र का नमूना थे। और ये चीज़ है कि जो उनके सिवा किसी और लीडर में हमने नहीं देखी। फिर इस वक्त हमारे लोग अपने आप को लीडर कहते हैं, रहनुमा कहते हैं, लेकिन वो रास्ता दिखाने वाले नहीं होते। मैंने खान अब्दुल अली खान साहब की रहलत के बाद उनकी पूरी फैमिली से इंटरव्यू किया, तो मैंने डॉक्टर गुलाली से पूछा, उन्होंने एक फ़िक्रे में बहुत अच्छी तरह दोनों को एक्सप्लेन किया। मैंने उनसे कहा कि खान अब्दुल अली खान और खान बादशाह खान में क्या फ़र्क था? तो उन्होंने कहा कि खान बादशाह खान वो तो मुस्लिह थे, वो तो फ़कीर थे, और खान अब्दुल अली खान सियासी लीडर थे। तो वो एक ऐसे लीडर थे कि जो मुस्लिह थे हकीकी मानों में। उन्होंने अपनी कौम की तरबियत की, किसी पे बात अच्छी गुजरी या बुरी गुजरी, लेकिन वो उस्ताद भी थे, वो उनके इमाम भी थे, वो उनको समझाने वाले भी थे। और हमारे लीडर अपने वोटर के पीछे चलते थे, लेकिन बादशाह खान ने एक मुस्लिह और एक बाप का किरदार वो पख्तून कौम के सामने वो अदा किया। फिर एक और जो बादशाह खान की इनफरादियत थी, वो मैं समझता हूँ कि इकबाल के अल्फाज में वो इमाम बरहक थे। इकबाल ने कहा था कि है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। हाजिर व मौजूद ये होता है कि दूसरे लोग जो कुछ करते आप कहते मैं भी उसी तरह करूं, जो ज़मीनी हकायक होते आप कहते मैं भी उसी तरह करूं। लेकिन असली लीडर और असली इमाम ये होता है कि वो ये नहीं देखता कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, हालात का तकाजा क्या होता है, बल्कि इमाम बरहक वो होता है कि उसे जो हक नज़र आए, जो दुरुस्त नज़र आए, तो वो हवा की मुखालिफ सिमत में जाता है। अब हवा की मुखालिफ सिमत में जाना बादशाह खान के लिए बड़ा आसान था। पख्तून कौम जिसकी सारी ज़िंदगी जंगों में गुजरी है,
जिनका असलहा बदकिस्मती से जेवर समझा जाता है। अब उस कौम को आप भड़काएं तो ये 2 मिनटों का काम है। आप उसको मजहब के नाम पे भी भड़का सकते हैं, आप उसको कौम परस्ती के नाम पे भी भड़का सकते हैं। अब पख्तून कौम को अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाना, पख्तून कौम को ये बताना कि किसी के थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ नहीं देना है, पख्तून कौम को ये समझाना कि आपने गाली का जवाब गाली से नहीं देना है, तो वो हवा के मुखालिफ सिमत में चल रहे थे। अपनी कौम को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चाहते थे कि मेरी कौम का इस्लाह हो, वो मुझे फॉलो करे। पॉपुलरिज्म के शिकार नहीं थे, बल्कि वो हक पे चलने पे इसरार कर रहे थे। उस वक्त दुनिया में रिवाज ये था कि यार फिरंगी जैसे ताकत के सामने खड़ा होना ये तो खुदकुशी है, हवा के रुख पे मुखालिफ चलने वाली बात थी। वो हवा के रुख पे के मुखालिफ चले और अपनी कौम को भी उस पे चलाया, लेकिन उनके तशद्दुद के जवाब में भी तशद्दुद नहीं किया, बल्कि वो जिसको एक मजलूमाना जद्दोजहद कहते हैं, जेलें काटी, सऊबतें बर्दाश्त की, लाशें उठाई, लेकिन उन्होंने तशद्दुद का दर्स जवाब में नहीं दिया। इसी तरह अपनी कौम के जज्बात के रो में नहीं बहे, बल्कि वो हवा की मुखालिफ सिमत में चलते रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई इकबाल के अल्फाज में इमाम बरहक की तारीफ पे पूरा उतरता है तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान थे। फिर इस वक्त हम देख रहे हैं कि अब भी है, अब तो जिस तरह कहा गया कि सोशल मीडिया और उसकी वजह से हमारे यहाँ इख्तलात इतना हो रहा है कि कराची पख्तूनों का बड़ा शहर बन गया है, पंजाबियों पख्तूनों में रिश्ते हो रहे हैं, बलोचों और दीगर कौमियतों में रिश्ते हो रहे हैं सूबों में। लेकिन उस वक़्त तो ये ज़ात पात की तकसीम भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर पख्तून सोसाइटी में जो आज भी कबीलों में बटी हुई है, वहाँ पे उठ के बादशाह खान ने ज़ात पात की तकसीम वो ख़त्म कर दी और उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उसने नाई को, उसने किसान को, उसने मजदूर को न सिर्फ एक सप में बिठाया, उनको इख्तियार दिया, बल्कि उनको ऐसी इज्जत दी कि मेघे जैसे मामा जैसे लोगों के जितनी इज्जत उनके यहाँ थी उतने शायद बड़े बड़े ख़वानीन की भी नहीं थी। हमारे बड़े बड़े ख़वानीन और बड़े बड़े मौलवी उस वक्त अंग्रेज़ के साथ मिले हुए थे, लेकिन उन्होंने पख्तून सोसाइटी में ज़ात पात की तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश की। और ख़ुद खान अब्दुल अली खान साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि 1938 में गांधी साहब खुद अशनगर आए वहाँ से चल के, और यहाँ पे 60-70 हज़ार का जलसा हुआ। तो गांधी साहब ये देखने आए थे कि एक तो ये कि हमारे लोग तो फिर भी थोड़े से डोसाइल किस्म के हैं, लेकिन पख्तून जो लड़ने झगड़ने के लिए मशहूर है, जिनका हथियार जेवर है, तो इनको अदम तशद्दुद के रास्ते पे बादशाह खान ने कैसे लगाया हुआ है। और फिर वो ये स्टडी करने आए थे कि ये वो पख्तूनों के यहाँ ज़ात पात की तकसीम कैसे ख़त्म कर रहे हैं। और जब वो यहाँ पे आए तो बादशाह खान की बरकत से उस वक़्त 60-70 हज़ार का मजमा जमा हुआ था, जिसने फिर बादशाह खान ने और गांधी ने खिताब किया। तो ये जो उनके एजाज़ात थे, एक और जो उनकी एजाज़ था और इनफरादियत थी, वो ये थी कि हमारे बाज़ लोग, मैं इंतहाई अदब के साथ उससे इख्तिलाफ करूँगा कि जी पख्तूनों ने पहले से तकसीम की है मस्जिद और मदरसे हुजरे की। नहीं, जहाँ तक मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से समझा हूँ, शायद मैं गलत समझा हूँगा, लेकिन बादशाह खान वो मजहबी लीडर भी थे और वो सियासी लीडर भी थे। वो मजहबी कायद भी थे, वो सियासी कायद भी थे।
उन्होंने पख्तूनों के हुजरे को भी संभाला हुआ था और पख्तूनों के मस्जिद को भी संभाला हुआ था। वो नमाज की इमामत भी कराते थे, वो जनाजा भी पढ़वाते थे, और उस वक़्त उन्होंने जो मॉडल मदरसे कायम किए दीनी और दुनियावी तालीम के इम्तिजाज के, आज तक पाकिस्तान की रियासत भी जो इस्लाम के नाम पे बनी है, उस तरह का कोई एक मदरसा या एक स्कूल कायम नहीं कर सकी। और मेरे ख्याल में जो मैं तल्ख बात करना चाह रहा था वो यही था कि उसके बाद आने वाले उनके जाननशीनों से ये एक गलती हो गई कि उन्होंने हुजरा तो ले लिया, लेकिन मस्जिद को मौलवी के सपुर्द किया। अब मौलवी की आदत फिर आप लोगों को मालूम है कि वो उस पर गुजारा नहीं करता। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपको बताया कि बादशाह खान जैसे करीब आदमी से भी उन्होंने मिठाई भी खाई और चाय भी 2 कप ज्यादा पी ली। तो जब आप लोगों ने एक तरफ तो ये किया कि मस्जिद उनके हवाले कर दी, तो उस मौलवी ने 2 कदम आगे बढ़ के हुजरा भी आपसे छीन लिया, और उनको फिर आपने जब मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को वज़ीर आला बना के चंद सीटों के साथ इक़्तिदार का रास्ता दिखाया, तो उन्होंने वो मज़ा भी चख लिया, आज वो नहीं छोड़ रहा है। तो चुनांचे आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि शहबाज शरीफ साहब और सब लोग मिन्नतें कर रहे थे कि भाई मियां इफ्तिखार साहब को गवर्नर बनाओ, और इनकी भी मिन्नतें की जा रही थी। लेकिन मौलवी साहब ने कहा कि नहीं जी, मेरा गुलाम अली क्या करेगा, ठीक है। और पूरे 6-7 महीने उन्होंने लड़ाई लड़ी, हर तरह की ब्लैकमेलिंग की, और आपसे वो गवर्नरशिप छीन ली। आज मैं बाज़ औक़त हैरान होता हूँ। देखिए, बादशाह खान साहब वो एक किसी रास्ते पे से डट जाने वाले और जिद करने वाले इंसान नहीं थे। लीडर की ये खूबी होती है कि वो वक्त के साथ, हालात के तकाज़ों के साथ अपनी हिकमत अमली को बदलते हैं, और उन्होंने बदला भी। जब अंग्रेज़ को निकालने की बात थी तो उन्होंने उसके लिए हिंदू को भी साथ मिला लिया, वो मौलवी के साथ भी बैठे जो एक शेखुल हिंद वगैरह का कल वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन फिर जब पाकिस्तान एक हकीकत बन गई तो बादशाह खान ने उसको एक हकीकत के तौर पे तस्लीम किया। इसी तरह फिर अगर उन्होंने पख्तूनिस्तान की कोशिश की और जब वो नहीं बन रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान को दिल से कबूल किया। और आज जिस आइन पे हम सब मूंचों को ताव दे रहे हैं, तो इस आइन को बनाने में तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन बादशाह खान के बेटे खान अब्दुल अली खान की है। तो वो एक ये होता है कि आप रास्ता बदले, लेकिन अपनी कौम की खातिर बदले, अपने उसूलों की खातिर बदले, अपने मंजिल की खातिर बदले। दूसरा ये होता है कि आप रास्ता बदले लेकिन मफाद की खातिर बदले, केसेस खत्म करने की खातिर बदले। मसलन आपने पीडीएम बनाया, जरदारी साहब ने लोगों को जमा किया, आप भी उसमें आके शामिल हो गए। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि गल को गल नहीं कहना है, तो आज मुझे मजबूर हूँ। हुआ क्या कि बिलावल साहब को गिलगित से जनरल फैज ने जहाज में बुलाया और उधर से बाजवा साहब से उनकी मुलाकात करवाई, जरदारी साहब से, और उन्होंने कहा आप पीडीएम से निकल जाए। तो मैं अमल खान से कहता भी था कि भाई उन्होंने तो अपने केसेस पे डील कर लिया, आप लोग किस ज़कात पे उधर चले गए। अच्छा, आज मैं ये पूछता हूं कि ये जो बात है, अभी इन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान के खिलाफ
गिलानी साहब, आप को वेलकम करते हैं, आप बड़े अच्छे वक्त पे तशरीफ़ लाए। मैं पीडीएम से पीपल्स पार्टी के निकलने की बात कर रहा था और फिर एनपी के दोस्तों को कि भाई आप लोग जहेज़ में किए उनके साथ चले गए थे, तो उसकी बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था। तो फिर अभी आप देखें ये जो नया तमाशा बना है, भाई इमरान खान साहब को क्या उसकी मुज़ाहिमत लोगों ने इसलिए की थी, ये जेलें इसलिए काटी गई थी, उनके जबर को इसलिए बर्दाश्त किया गया था कि उसके बाद आके एक दूसरी पूरी पीडीएम जो है वो एक नई पीटीआई बन जाए और सब कुछ फौज के सपुर्द कर दे और अपनी लड़ाई करे। तो सर ये अब खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत बन गई आप लोगों की, आप मुझे बताइए 50% से ज्यादा लोग उनके मुख्तलिफ लीडरों के एटीएम है कि नहीं? पहले तो काबीना में आपसे 50% गुलाम अली ले गया, वो एक आपके एनपी का उन्होंने अपने खाते में किया है, आपके खाते में, हालांकि वो भी एनपी का नहीं, आपको सिर्फ खुशदिल खान पे टरखा दिया। तो आप इस गुनाह बेइज्जत में क्यों शरीक है? इसी तरह अब बलूचिस्तान का जिक्र हुआ, तो अब किसको पता नहीं है कोई कि मौजूदा वजीर आला जो बलूचिस्तान का वहां पे बैठा हुआ है वो पैसे की जोर पे वजीर आला बना था, वो उसी एस्टेब्लिशमेंट का वजीर आला है जिसके यहाँ पे आप तज़किरा कर रहे थे। अब वो वजीर आला मेरे सामने आया और मुझे कहा यार सलीम तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैं वो वजीर आला हूँ जिसकी क़ियादत पे खान अब्दुल वली खान के पैरोकारों का, कायद आज़म के पैरोकारों का, मुफ्ती महमूद के पैरोकारों का, सरदार अताउल्लाह मैंगल के पैरोकारों का और महमूद खान अचकज़ई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैरोकारों का इत्तेफाक है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अब मैं उनको क्या जवाब दूं? यहां पे आपका मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं हो रहा, स्पीकर अली वजीर को पेश नहीं कर सकते। यहां पे कल से नारे लग रहे हैं अली वजीर को ले आओ, अली वजीर को ले आओ। अच्छा हमें पता है, अच्छा अली वजीर को हर किसी को पता है कि अली वजीर को फौज ने अंदर करवाया था, उनको जनरल बाजवा ने अंदर करवाया था, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर सिंध की बिलावल भुट्टो की हुकूमत ने काटी है। उनका पीपल्स पार्टी का स्पीकर बैठा हुआ है, जब उस वक्त इमरान खान को वोट को जरूरत थी उसके लिए उनका स्पीकर उनको प्रोडक्शन ऑर्डर पे ले आया। राजा परवेज अशरफ से हर इजलास से पहले हम मुतालबा करते हैं, वो उनको प्रोडक्शन ऑर्डर पे भी नहीं ला सकते। आप क्यों इस हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत की हिमायत आप लोग मुफ्त में क्यों कर रहे हैं कि जिसका कंट्रोल आज भी वहां पे है, जिसमें आप अपने मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं कर सकते, पख्तून अपने अली वजीर का मसला हल नहीं कर सकता, अपने ऑपरेशन का हल नहीं कर सकता। तो ये जरा मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि कहीं हम मुफ्त में तो पहले। और एक आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए ये सोशल मीडिया का दौर है और अब नई नस्ल को बादशाह खान से अजीम कोई नहीं है। भुट्टो की कुर्बानियां अपनी जगह पे, लेकिन आप इस नई नस्ल को अब सिर्फ भुट्टो की कुर्बानियों के, बादशाह खान और वली खान की कुर्बानियों पे अपने साथ नहीं रख सकते। मैं आपको चंद दिन पहले की मिसाल देता हूँ। मेरा बेटा खयाम वो फुटबॉल का बड़ा शौकीन है और मिसी जो है उसका फेवरेट खिलाड़ी है। तो जो आपका आइडियल होता है उसके बारे में आंखें बंद होती है, आप उसको क्रिटिकली नहीं देखते। अब मैं उन चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने वीडियो देखी जिसमें मिसी कहीं पेप्सी के बोतल को इस तरह फेंक के वो सीधा कर रहे, उसका निशाना वो उसके, मैंने उसको ट्वीट किया
और उस पर तंज भी किया कि कहीं ऐसा ना हो कि अब भाई वहाँ के लोग इनको वजीर आज़म बना दे, हमारी तरह का वो वाला मामला ना कर दे। तो मेरा बेटा अब जो मिसी का फैन है, थोड़ी देर बाद वो भाग के आ गया, मुझे बाबा जानी कहते, मुझे कहते बाबा जानी ये मिसी का ओरिजिनल नहीं है, ये एड है। हालांकि वो उसका आइडियल है, उनको क्रिटिकल नजर से उसको देखना नहीं चाहिए। वो मुझे कहा कि देखिए उसका स्किल जो है वो पाँव का है, इसमें ज्यादा देखिए वो हाथों का स्किल इस्तेमाल करता है। ये है नई नस्ल। तो नई नस्ल बादशाह खान की कुर्बानियों को तस्लीम करेगी, लेकिन आपसे पूछेगी कि क्या आपका अमल बादशाह खान के मुताबिक है या नहीं है। वो अख्तर मेंगल को, सरदार अताउल्लाह मेंगल को सलाम पेश करेगी, लेकिन आपसे पूछेगी कि क्या आपका अमल उसके मुताबिक है या नहीं है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी पे और जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहते ही कुछ सताएगी, लेकिन आपसे पूछेगी कि क्या आपका अमल उसके मुताबिक है या नहीं। और आखिर में फिर मैं बादशाह खान की तालीमात का देखिए, बादशाह खान के तालीमात को जितना इस वक्त पाकिस्तान में आम करने की ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी, क्योंकि पिछले 5 सालों में एक हाइब्रिड रिजीम एक शक्ल में, और माफ़ी चाहता हूँ अब एक दूसरी शक्ल में जो मुल्क में मुसल्लत किया गया है, उसकी वजह से गालम गलूच का, फतवे का, बदतमीज़ी का और पोलराइजेशन का एक कल्चर वो सरैयत कर गया है। और इस कंटेक्स्ट में भी इसका हल और इसका तरियाक वो बादशाह खान की तालीमात और उसके अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा है। इसलिए जो कल यहाँ पे बात हो रही थी कि बादशाह खान को सिर्फ पख्तूनों तक महदूद ना करो, बादशाह खान का फ़लसफ़ा इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के हर बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस रीजन के लिहाज से आप देखें तो बदकिस्मती से गांधी के सेकुलर हिंदुस्तान में मोदी जैसा एक इमरान खान आ गया, और कायदे आज़म के पाकिस्तान में इमरान खान जैसा ट्रंप आ गया, और उन्होंने वो हशर कर दिए दोनों मुल्कों का। और इन दोनों मुल्कों को भी अब नॉर्मल पोजीशन में लाने या इंसानियत की तरफ लाने के लिए बादशाह खान के फ़लसफ़े को इस पूरे रीजन में आम करने की ज़रूरत है। और इस मामले में भी किरदार बादशाह खान के वारिस ही ज़्यादा अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले बादशाह खान के वारिस यहाँ पर तो मामलात अपने हाथ में ले लें, कभी जरदारी साहब और कभी मौलाना साहब के ज़रिए अपने मामलात हाथ डील करेंगे तो फिर तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, तो हिंदुस्तान के साथ मामला कैसे हल करेंगे। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को तलख लगी हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका।